वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे 10 सब्सक्राइबर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी मेरी फैमिली बहुत छोटी है और अभी मुझे बहुत कम दिन हुए हैं यूट्यूब पर आते हुए, ठीक है। तो इतने दिनों में इतना सपोर्ट वाकई में बहुत अच्छा है, ठीक है। और आप लोगों से एक हेल्प और चाहिए। आप लोगों को ये 10 से 100 कर देने हैं, 100 से 1000 कर देने हैं और मेरी फैमिली को, मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बड़ी कर देना है, ठीक है। ये आप लोगों का प्यार मेरे प्रति होगा, ठीक है। देखिए, कल मैंने आप लोगों को, हाँ और भी देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितने भी न्यू मेंबर हैं, है ना। और उसके बाद लाइक एंड शेयर करिए, ठीक है। अब देखो, हम अपने यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव में आज डे 19 पर आ चुके हैं, है ना। जिसमें मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वन में पॉलिटी, है ना, और सब्जेक्ट 2 में इस टाइम मैं मॉडर्न हिस्ट्री लेकर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। देखो, मैं उन्हीं थीम्स को पढ़ा रही हूँ और उन्हीं थीम्स को रिवाइज और रिकॉल करवा रही हूँ, जिससे यूपीएससी प्रीलिम्स में हर बार है ना, 10 सालों से क्वेश्चन रिपीट होते आ रहे हैं। क्योंकि मैं 80-20 सिलेबस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। 80-20 फार्मूले को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में उतारती हूँ, क्योंकि वो 80% पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो हर साल पूछा जाता है ना। वो 20% आप लोगों को इग्नोर करना, या फिर टाइम बचे तो पढ़ लेना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो 80% पे वो हमेशा ध्यान रखो जो हर साल पूछा जाता है। इसका मतलब यही होगा कि आप लोगों का स्टैटिक बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। जीएस के स्टैटिक के साथ आप लोगों का सीसट बहुत मजबूत होना चाहिए, है ना। और सीसट में खास तौर से मैथ पर बिलीव करो, है ना। क्योंकि मैथ नहीं आती है तो प्लीज़ 6, 7, 8 की अंकगणित पहले पढ़िए, है ना। उसके बाद पहले जब मैथ का बेस तैयार हो जाएगा आप लोगों का, तब क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक। और उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगेगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। और मेरी तैयारी का एक और तरीका भी है। तरीका ये है कि पहले मैं पीवाईक्यू लेती हूँ, है ना, पीवाईक्यू या एमसीक्यू लेती हूँ, ठीक है। और पीवाईक्यू और एमसीक्यू के थ्रू मैं अपने सिलेबस को कवर करना शुरू करती हूँ। जैसे कि एक तरीका आप लोगों को बता ही दे रहे हैं, अब बात चली है तो। जैसे कि देखो, मॉडर्न हिस्ट्री है ना। अब मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने सारे पीवाईक्यू, है ना, और एक मेरे पास टेलीग्राम पर ही एक एमसीक्यू का चैनल है, यूपीएससी एमसीक्यू करके, ठीक है, यूपीएससी एमसीक्यू करके। तो उसी के हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस पे मैं ले लेती हूँ, ठीक है। अब उन्हीं क्वेश्चन से जितने भी थीम्स रिपीट होते हैं, उसी को अपनी कॉपी, जिससे पहले एक बार कंटेंट किसी टीचर से या किसी से भी पढ़कर उसको रखा है, ठीक है, मतलब पढ़ के रख चुके हैं। ये पढ़ने के तरीके होते हैं, सब पढ़ के रख चुके हैं, ठीक है। तो उससे उसको एक बार पढ़ा, उसके बाद वो एमसीक्यू और पीवाईक्यू सॉल्व किए। उसमें देखा कि कितने कितने स्टेटमेंट न्यू हैं जो मुझसे नहीं पढ़े थे या फिर सॉल्व नहीं हो रहे थे, ठीक है। उन स्टेटमेंट्स को दोबारा पढ़ा, उनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर मेरे नोट्स में है तो वेल एंड गुड, ठीक है। उनको मैं फिर से रिपीट कर लूँगी या फिर से लर्न कर लूँगी। और अगर नहीं है तो उसको बुलेट पॉइंट्स में लिख लेंगे, और अगली कॉपी जब सेकंड रिवीजन होगा तो उन पॉइंट्स का भी मेरे साथ रिवीजन हो जाएगा। फिर मैं एमसीक्यू और पीवाईक्यू पर आती हूँ, ठीक है। फिर एमसीक्यू और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, तब क्या होगा कि अब थर्ड टाइम ये चल रहा होगा, है ना। फिर उसके बाद अब जब उन पीवाईक्यू और एमसीक्यू से जितने भी पॉइंट छूटे होंगे उनको भी मैं नोट कर लूँगी। मतलब अब बहुत कम ऐसे रह गए होंगे जो मुझे नोट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद ये थर्ड रिवीजन होगा। अगर इस तरह तैयारी की जाती है तो आई होप, मुझे लगता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी चीज़ें समझ में आती हैं तो मुझसे जुड़िए, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करिए। और मैं जितने थीम्स आप लोगों को कवर करवा रही हूँ, यकीन मानिए कि उन थीम से तो क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। बाकी तो यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल हमेशा रहा है, ठीक है। उसको कोई अभी तक जान नहीं सकता कि कब क्या आ जाएगा, ठीक। तो स्टैटिक, मेरा मतलब कहने का है कि 60% सिलेबस स्टैटिक्स का ही होता है, तो वो आप लोगों को कवर करना बहुत ज़रूरी है। फिर करंट अफेयर्स के लिए एक मैगजीन, है ना, सीसेट के लिए ढेर सारी प्रैक्टिस। यही सब फॉर्मूले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स को निकालने के लिए। जब मेंस की बारी आएगी तो मेंस की भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए, अब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, ठीक। इतना बताना आप लोगों को ज़रूरी था, आई थिंक, है ना। थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाता है, ठीक। चलो, देखो, कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था। कल मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन तक पढ़ा दिया था, ठीक है। और उसके बाद ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और सुदृढ़ीकरण,
ये सब चल रहा था, ये टॉपिक चल रहा था, है ना। तो अब हम लोग ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। देखो पहला, अगर हम लोग इसको माइंड मैप की तरफ से बनाएं तो पहला, इस पे ये मैजिक पेन हटा देते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से बनाया तो पहला हम लोग बीच में क्या रख लेते हैं, भारत में ब्रिटिश, अरे ये अभी आप लोगों को पीपीटी फॉर्म में भी आगे मिल जाएगा, लेकिन मैं पढ़ाने के लिए बना रही हूँ। ब्रिटिश सफलता के कारण, ब्रिटिश सफलता के कारण, ठीक है। उसमें अगर हम लोग पहला पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट क्या होगा, उत्कृष्ट हथियार और रणनीति, मतलब उन लोगों की, उनके पास उत्कृष्ट हथियार थे और अच्छी रणनीति थी, दिमागी तो थे ही, है ना, रणनीति थी। और यही हम लोगों को भी करना है। हम लोगों के पास हथियार क्या है, हम लोगों की बुक्स, है ना, हम लोगों की बुक्स, ठीक है, हम लोगों के नोट्स, है ना, हम लोगों का माइंड और हम लोगों की अच्छी रणनीति, ठीक है। यही सब हम लोगों के पास हथियार है और यही विजय दिलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा बेहतर सैन्य अनुशासन था, है ना। तीसरा क्या था, नागरिक अनुशासन था। उसके बाद शानदार नेतृत्व था, उन लोगों की तरफ से शानदार नेतृत्व होता था, तभी तो डुप्ले को हटा दिया गया, है ना, और उसकी जगह पर क्लाइव को लाया गया था, ठीक है। उसके बाद मजबूत वित्तीय सहायता भी थी, अमीर तो थे ही, है ना, मजबूत वित्तीय सहायता थी, ब्रिटेन के थे, ठीक है। तो ये सब कारण उनकी सफलता के थे। उसके बाद अगर बंगाल और ब्रिटिश विजय की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले क्या आता है कि ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या पर बंगाल कैसा था। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि बंगाल सबसे समृद्ध मुगल प्रांत था उस टाइम का। तो ये बात तो सही है कि अगर ये भारत बनाया जाए, ठीक है, और ये बंगाल का एरिया हो जाता है, तो पूरे भारत का सबसे समृद्ध ये प्रांत था पश्चिम बंगाल, है ना, जिसमें रेशम, वस्त्र, सोरा और नील का निर्यात किया जाता था। ये आप लोगों को जब मैंने डच पढ़ाया था तो डच के व्यापारिक चीज़ों में, मतलब डच क्या क्या व्यापार करते थे, आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक है। उसके बाद क्या था कि बंगाल में ब्रिटिश व्यापार की बस्तियाँ बसी हुई थी। अब ब्रिटिश व्यापार की बस्तियाँ वो कौन कौन सी थी, पहली थी हुगली, है ना, उसके बाद क्या थी, कासिम बाजार, है ना, फिर कासिम बाजार, उसके बाद पटना, ढाका, ये सब चीज़ें बंगाल में ब्रिटिश व्यापार के केंद्र थे। उसके बाद मुर्शीद कुली खान की अगर बात करें तो 1700 और उनके उत्तराधिकारियों ने मराठा और अफगान के आक्रमणों से रक्षा भी की थी वेस्ट बंगाल की, ठीक है। उसके बाद नवाबों को ब्रिटिश विशेष अधिकार की नाराजगी थी, जिसके कारण संघर्ष हुआ था। ये इतनी स्टोरी के फॉर्म में हम लोग पश्चिम बंगाल के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब थी बंगाल पर ब्रिटिश विजय के बिंदु, है ना। अब हम लोग अपने प्लासी युद्ध और बक्सर के युद्ध को भी कल मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो ये सब तो चीज़ें हो चुकी थी, है ना। एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। प्लासी युद्ध और बक्सर के युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो प्लासी की लड़ाई देख लेते हैं। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, सब लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जल्दी से, कल मैंने बताया है। और बक्सर की लड़ाई कब हुई थी ये भी बताया है, ठीक है। तो देखो इन दोनों के अगर ईयर्स की बात करें तो सभी को पता है, ठीक है। शामिल लोग और पार्टियां देख लेते हैं, ये जरूरी है। देखो प्लासी के लोग में कौन कौन से लोग शामिल थे। एक सिराजुद्दौला था जो कि बंगाल का नवाब था, है ना, सिराजुद्दौला। उसके बाद ये बंगाल के नवाब थे। उसके बाद अंग्रेज की तरफ से इनके पास कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये भी पता ही होगा, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन हो रहा है तो ये चीज़ें बताई जा रही हैं ना। उसके बाद उत्प्रेरक कारक अगर हम लोग देख लेते हैं, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से इसकी नौबत आई, है ना। तो इसकी नौबत में व्यापारिक विशेषाधिकारों पर विवाद और नवाब का ब्रिटिश इरादों पर संदेह, है ना, ये सारी चीज़ें थी। ये मैं आप लोगों को सिर्फ अभी बता रही हूँ, आगे पीपीटी है उसके माध्यम से भी एक बार फिर से समझ लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर प्लासी के युद्ध के बाद इस चीज़ के बाद मतलब इतने लोग ये थे, है ना, और जो रीज़न था उसके बाद अगर हम लोग संधि देखें कि आगे परिणाम क्या हुआ प्लासी के युद्ध को रोकने के लिए, तो संधि की अगर हम लोग बात करें तो अलीनगर की संधि हुई थी, अलीनगर की संधि, है ना, अलीनगर की संधि हुई थी, जिससे और इस संधि के महत्वपूर्ण पॉइंट क्या थे कि सिराज के उत्तराधिकार को शौकत जंग और घसीटी बेगम ने चुनौती दी थी। दरबारी गुटबाजी हो रही थी, है ना, दरबारी गुटबाजी उस टाइम चल रही थी।
और 1717 का फरमान दिया गया था। ठीक, ये इतनी प्लासी की लड़ाई में चीज़ें हो रही थी। फिर अगर बक्सर की ये निर्णायक युद्ध की बात करें, यानी कि बक्सर के युद्ध को ब्रिटिश आगमन यानी कि ब्रिटिश भारत में आगमन का निर्णायक युद्ध माना जाता है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो 1764 को ये हुआ था। ठीक है, 1764 को ये हुआ था। ठीक है, इसमें कौन कौन सी दो पार्टियां थी? एक था मीर कासिम, है ना, मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था। ठीक, उसके बाद सुराजुद्दौला जो कि अवध का नवाब था। फिर शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट, एवं हेक्टर मुनरो, और हेक्टर मुनरो भी था अंग्रेजों की तरफ से। हेक्टर मुनरो, याद रखोगे सब चीज़ें। ठीक है, हेक्टर मुनरो जो कि ब्रिटिश सेना के मेजर, और रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक, इतनी चीज़ें बक्सर के युद्ध में इतने लोग थे। एक बार इधर मैं फिर से बता दे रही हूँ, आप लोग पॉइंट वाइज याद कर लो। मीर कासिम, सिराजुद्दौला, ठीक, शाह आलम द्वितीय, हेक्टर मुनरो और रॉबर्ट क्लाइव, ये 5 मेंबर बक्सर के युद्ध में इन्वॉल्व थे। ठीक है, उसके बाद अगर बक्सर के युद्ध के हम लोग कारण की बात करें तो मीर कासिम द्वारा क्या किया गया था? मीर कासिम द्वारा ब्रिटिश प्रभुत्व को चुनौती देने और पुनः अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया गया था, जिसकी वजह से ये परिणाम हुआ था। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग संधि की बात करें तो सबको कल ही मैंने बताया था कि इलाहाबाद की संधि होती है ना, 1765 में, जिसका परिणाम क्या था कि दस्तक का दुरुपयोग, है ना, और दोनों पक्षों की भारी क्षति, इन सब की मुआवजा देना पड़ता है ना, इन सबको मुआवजा देना पड़ता है। तो ये कल का था रिवीजन इतनी देर में। अब हम लोग अपने आज के टॉपिक पर मूव करने जा रहे हैं। ठीक, तो आप लोग अब थोड़ा एक्स्ट्रा चेतन मन से बैठ जाइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे एक बार ये देखो जो मैं पढ़ा रही थी, फिर से देख लो पीपीटी के माध्यम से। ब्रिटिश सफलता के कारण और सैन्य अनुशासन क्या थे? उत्कृष्ट हथियार, जो मैंने आप लोगों को बताया है, उत्कृष्ट हथियार और रणनीति, जिसमें क्या क्या शामिल थे? ब्रिटिश बंदूकें, तोपें अधिक तेज थी, ये सब चीज़ें थी, है ना। उसके बाद नियमित वेतन तो इन लोगों को मिलता था, तभी तो वित्तीय चीज़ें ज़्यादा स्थिर थी, मतलब अस्थिर नहीं थी। उसके बाद पुरानी तकनीकों को हटाया गया था। ठीक, जितनी भी पुरानी तकनीक थी उन सब का यूज़ नहीं किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक, तभी इन लोगों के विजय के परिणाम अच्छे आए। ठीक है, उसके बाद युद्ध के बाद मिलने वाले सामान लूट-फूट पर निर्भर ये सब रहते थे। उसके बाद अगर हम लोग देखें नेतृत्व और राष्ट्रवाद की बात करें तो राष्ट्रवादी गौरव था, जिसमें विभाजित भारतीय शासक ये सब आपस में टूट फूट गए थे। क्षेत्र जितना था वो सब इधर उधर बट गया था। ठीक, अब भारत में कोई भी इतना मजबूत शासक नहीं बचा था और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश का झंडा फहराया जाने लगा था। ठीक है, तो इतना राष्ट्रवादी गौरव के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि अब ये सारी सत्ता भारत की इन लोगों के हाथ में आ गई थी। कब? 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद, है ना। और फाइनली कब क्या हुआ कि जब 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, तो इतनी बात याद रखोगे। उसके बाद अगर हम लोग नागरिक अनुशासन और चयन की बात करें तो उसमें योग्यता होती थी। पहला क्या था? योग्यता थी, और दूसरे बात जाति वंश थी। तो योग्यता के आधार पर उस टाइम कोई भी चीज़ें नहीं ली जाती थी। आप कितने भी योग्य हो कोई मायने नहीं रखता था। जाति और वंश का सत्ता ज़्यादा, मतलब पलड़ा ज़्यादा भारी था, ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा। ठीक है, योग्यता के आधार पर वर्सेस जाति और व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर ये परिणाम सबके सामने आते थे। ठीक है, उसके बाद वित्तीय स्थिरता की अगर हम लोग बात करें तो व्यापार मुनाफे से युद्धों का वित्त पोषण होता था। ठीक है, यानी कि जितना भी व्यापार में प्रॉफिट आता था, जितना भी ईस्ट इंडिया भारत की चीज़ों को ब्रिटेन में ले जाकर बेचती थी, यूरोप में उसका व्यापार करती थी, उससे जितना भी प्रॉफिट आता था वो लोग क्या करते थे? अपने युद्ध की चीज़ों में जितना युद्ध में उन लोगों को घाटा होता था, नुकसान होता था, उन सबको भरने में लगा देते थे, ना कि भारत की मुख्य भूमि में उसी का योगदान देने की। ठीक है, क्योंकि भारत तो उनका देश था नहीं, भारत तो हम लोगों का देश था। तो अगर हम लोगों को भारत को अगर नुकसान होगा तो वो हम लोगों को फील होगा, दूसरे लोगों को क्यों फील होगा? अगर ब्रिटेन का नुकसान होगा तब ब्रिटेन वालों को पता चलेगा कि ब्रिटेन की क्या हालत है। ये तो सब भारत के लोग जानते थे कि भारत कितना बिगड़ रहा है, भारत कितना परेशान है ना। उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं था, तो वो तो अपने से प्रॉफिट की चीज़ें करेंगे ना। ये होता है अपना और पराया का मतलब। ठीक, फिर अब हम लोग इतनी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। अगर हम लोग बंगाल के बारे में अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है, तो बंगाल के बारे में अगर हम लोग देखें तो भारत का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल ये है भारत का दक्षिण वाला एरिया, है ना। और यहाँ से करके ऐसे करके,
ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, ये थोड़ा भूटान का, ये थोड़ा सिक्किम का छोड़ देते हैं, है ना। ऐसे ऐसे करके ये ऊपर थोड़ा गंदा बना है लेकिन बना लिया है मैंने, ठीक है। ये थोड़ा भारत का एरिया, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल है ना। और ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर अपना, ठीक है। और ये इधर असम है, तो ये भारत का प्रवेश द्वार है, ठीक। पश्चिम बंगाल इधर बॉब है ना, वेस्ट बे ऑफ बंगाल है ना। तो इन सब चीज़ों से भारत का प्रवेश द्वार वेस्ट बंगाल को माना गया है, ठीक है। सबसे समृद्ध मुगल प्रांत था रेशम, वस्त्र और सोना के लिए, ये मैंने आप लोगों को अभी ही बताया है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 1700 में क्या हुआ, 1700 में मुर्शीद कुली खां को स्वतंत्र शासन दिया गया। 1741 से 1756 का जो टाइम पीरियड था उसमें अली वर्दी खान ने क्या किया, मराठों से रक्षा किया। और 1756 में क्या हुआ, सिराजुद्दौला को आंतरिक चुनौतियां दी गई। ये बंगाल के सापेक्ष में हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिर प्लासी के युद्ध के बारे में आप लोगों को जो मैंने बताया कि 1757 में एक सौदा हुआ था जिसमें एक सिराजुद्दौला था, एक रॉबर्ट क्लाइव था। फिगर के माध्यम से समझो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले स्टोरी समझा देती हूँ और उसके बाद दोबारा ये रिवाइज करवाती हूँ, जिससे आप लोगों की देखने की क्षमता, देख के जो याद करने की क्षमता होती है, पिक्टोरियल मेमोरी ज़्यादा अच्छी हो जाए, ठीक है। तो ये भी मेरी कोशिश रहती है, मेरा प्रयास। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक। और मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मेरे प्रयास आप लोगों के एफर्ट्स के लिए शायद कभी ना कभी अच्छे हों, है ना। तो मेरी मेहनत आप लोगों की मेहनत को सफलता दिलाएगी, तो शायद मुझे भी खुशी होगी, ठीक है। तो अब देख लो एक बार, ये है सिराजुद्दौला और ये है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या होता है, एक सौदा टाइप से होता है, जिसमें क्या होता है, कारण क्या थे उस सौदे के, कि दस्तक का दुरुपयोग करो, ठीक है। दस्तक का दुरुपयोग करने की वजह से, फोर्ट विलियम की किलाबंदी करने की वजह से, जो कि सिराजुद्दौला ने किया था, और विश्वासघात करने की वजह से, जिसमें मीर जाफर और राय दुर्लभ दोनों लोग शामिल थे। ये सिराजुद्दौला के दोनों सेनापति थे, आजू बाजू बोले जाते थे। परिणाम क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला की हार और हत्या हुई और अंग्रेजों का रणनीतिक प्रभाव स्थापित हुआ। ये इसके परिणाम और नतीजे सामने निकल कर आए, किसमें, प्लासी के युद्ध में 1757 में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो बक्सर के युद्ध को भी एक बार देख लेते हैं स्लाइड के माध्यम से। बक्सर का युद्ध का टाइम पीरियड था 1764। सैन्य वर्चस्व इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें सारा अंग्रेजों का सैन्य वर्चस्व दिखाया गया था और निर्णायक युद्ध की भूमिका निभाने के लिए यह जिम्मेदार भी है। जिसमें क्या हुआ था, फिर इलाहाबाद की 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसकी वजह से शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को दीवानी अधिकार और राजस्व सौंप दिए और बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर नियंत्रण अंग्रेजों का हो गया, ठीक है। प्लासी विश्वासघात था, बक्सर शौर्य का युद्ध था। प्लासी के तहत अंग्रेजों ने जो जीत हासिल की थी वो विश्वासघात करके हासिल की थी, लेकिन जब अंग्रेजों की क्षमताओं के ऊपर सवाल उठने लगे तो अंग्रेजों ने भी फिर जवाबी हमला क्या दिया, बक्सर का युद्ध दिया, जिसमें उन्होंने अपने पूरे शौर्य यानी कि अपनी पूरी सेनाओं की ताकत दिखाकर भारत की मुख्य भूमि में एक निर्णायक युद्ध का इतिहास रचा, ठीक है। और इसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में अच्छे से वर्चस्व स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मतलब समझ में आई होगी, है ना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करने वाले हैं। अब हम लोग आज से मतलब अभी के टॉपिक में एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करेंगे। एंग्लो मैसूर युद्ध ये दक्षिण का एरिया है ना, मैसूर दक्षिण का पार्ट है। उसके बाद अब हम लोग इसमें देखेंगे एक हैदर अली, सबसे ज़्यादा अच्छे शासक और सबसे ज़्यादा मजबूत शासक, लेकिन इससे भी ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा अच्छे शासक, और मेरे तो फेवरेट ही है टीपू सुल्तान, है ना, टीपू सुल्तान। अभी आएंगे आगे स्टोरी में तो पढ़ा जाएगा, ठीक है। देखते हैं, देखो युद्ध का कालक्रम क्या है। अगर एंग्लो मैसूर युद्ध की कालक्रम की बात करें, है ना, तो युद्ध के कालक्रम 1767 से 1769 का है, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध का। अब हम लोग प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो पहला वर्ष और स्थान तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। वर्ष क्या था, 1767 से 1769, ठीक है। ये प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध की बात है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। प्लीज़ आप लोग A4 साइज़ का पेपर मतलब आज मैं बताना भूल गई थी, लेकिन आप लोग अपनी जिम्मेदारी से लेकर बैठे होगे और चीज़ों को नोट कर रहे होगे मेरे साथ, ठीक है। क्योंकि सिर्फ सुनने से नहीं, कुछ चीज़ें लिखी भी जाती हैं जिससे आप लोगों की सारी इंद्रियां एक्टिव रहे और चीज़ें दोबारा रिकॉल में आए, ठीक है। और सोते टाइम 5 मिनट सोने से पहले इसको रिवीजन करना, पर डे की चीज़ें बहुत ज़रूरी है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है। मतलब यूपीएससी में आया हो तो रिवीजन करना सीख जाओ, वरना चीज़ें कुछ नहीं, कुछ पल्ले पड़ेंगी ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ें मेरा बताना हर बार फर्ज है, जब मेरी चीज़ें मन में आती है तो मैं बोल देती हूँ, ठीक है। तो देखो फिर ये टाइम पीरियड हो गया। स्थान क्या था, मैसूर सीमा, है ना, ये स्थान है, ठीक, मैसूर सीमा। सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे मैसूर कहाँ है आज की डेट में, मैसूर कौन सा एरिया है, ठीक है। शामिल लोग में अगर हम लोग देखा जाए तो शामिल लोग में कौन था, हैदर अली, हैदर अली, ठीक है, जो कि मैसूर का शासक था। हैदर अली यानी कि मैसूर के राजा। और उसके बाद जोसेफ, जोसेफ स्मिथ, जोसेफ स्मिथ, कर्नल ब्रूक्स, कर्नल कर्नल ब्रूक्स, ठीक है। उसके बाद माधव राव, है ना, इतनी चीज़ें, कर्नल ब्रूक्स, है ना, फिर माधव राव, इतने लोग शामिल थे, ठीक है। उसके बाद अगर लड़ाइयाँ और घेराबंदी की हम लोग बात करें तो लड़ाइयाँ में चिंगम की लड़ाई होती है, चिंगम, चिंगम की लड़ाई, ठीक है, इसी टाइम चिंगम की लड़ाई होती है, ठीक है। उसके बाद तिरुवन्नामलाई अंबूर की घेराबंदी होती है, तिरुवन्नामलाई अंबूर की, ये देखो मैं लिखे दे रही हूँ, तिरुवन्नामलाई, ठीक है, अंबूर, अंबूर की घेराबंदी, ठीक, अंबुल की घेराबंदी होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, ओस्काटा, मुलवाओगुल और बंगलुरु का युद्ध होता है, ठीक है। और मद्रास की संधि होती है, मद्रास की संधि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर की चीज़ें आप लोग इग्नोर कर सकते हो। मद्रास की संधि 1769 का टाइम पीरियड है। और इस संधि में अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि इस संधि में क्या क्या हुआ था। इस संधि में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं कि हैदर अली की फ्रांसीसियों से मित्रता हो गई थी, ठीक है। उसके बाद मैसूर मद्रास सरकार के कर्नाटक नवाब के बीच सीमा विवाद हो गया था, ठीक है। इतनी चीज़ें थी। परिणाम क्या हुआ कि हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हराया, ठीक, किसके साथ मिलकर, फ्रांसीसियों के साथ मिलकर। इतनी बात याद रखोगे, किसमें, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में, ठीक है। आई होप आप लोगों को प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध और उसमें शामिल लोग और सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब हम लोग द्वितीय मैसूर युद्ध की बात करें तो इसके कारण क्या थे कि अंग्रेज़ों द्वारा माहे पर कब्जा किया गया था, ठीक है। मुख्य घटना में अगर हम इसमें शामिल चीज़ें देखें तो क्या था, पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ था, ठीक, पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ था। फिर तीसरी चीज़ क्या थी, जो मोड़ था जो कि 1782 में आया था, है ना, उसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और टीपू सुल्तान यानी कि इनके बेटे का नेतृत्व हो गया था 1782 में, ठीक है। और उसके बाद परिणाम उसके क्या हुआ कि मैंगलोर की संधि हुई, जिसमें कोई भी निर्णय शामिल नहीं हुआ, कोई भी निर्णय सामने नहीं आया, ठीक है। और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध का टाइम पीरियड क्या है, 1780 से 84। कल तीनों जो मैंने आप लोगों को कर्नाटक युद्ध पढ़ाए थे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे अगर प्लीज़ आप लोग बता सकते हो तो मुझे तीनों कर्नाटक युद्ध का टाइम पीरियड लिख के बता दीजिए, ठीक है। और कल जब मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे पे पढ़ाऊंगी तो तीनों जितने मैसूर युद्ध हैं उन मैसूर युद्ध का टाइम पीरियड आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है। तो इतना एंग्लो मैसूर युद्ध के द्वितीय युद्ध के बारे में बात हो गई। फिर अगर हम लोग तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करें, ठीक है। अब टीपू सुल्तान और मैसूर का पतन का भी टाइम पीरियड इसको बोला जाता है, जिसमें 1790 से 92 का तृतीय युद्ध होता है, ठीक है। और ये युद्ध कहाँ पर होता है, ये मालाबार तट पर होता है। अब सब लोग मुझे एक नया क्वेश्चन फिर से बन गया, अब मालाबार तट बताओ। मैं बता भी चुकी हूँ इससे एक दो पहले वीडियो में कि मालाबार तट किधर तरफ है ना, उसकी बाउंडरिंग कंट्रीज आप लोगों को बतानी है। मान लो कि यूपीएससी का ये PYQ है 2026 का, ठीक है, कि मालाबार तट से, है ना, मालाबार तट से बाउंड्रिंग कंट्रीज़ का नाम बताओ। तो अब चलो मुझे कमेंट बॉक्स में सब लोग बताओ, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है, मालाबार तट पर होता है। 1790 से 92 का टाइम पीरियड है, तृतीय युद्ध की बात हम कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें अगर हम लोग शामिल लोग देखें तो टीपू सुल्तान है, एक तरफ टीपू सुल्तान है, दूसरी तरफ कौन है, कार्नवालिस है, और और उसके बाद उसके साथ कौन है, विलियम मेडोज है, विलियम मेडोज जो कि अंग्रेजी है ना, यानी कि ये विपक्ष का है और ये दोनों पक्ष के हैं, ठीक है। उसके बाद इसका परिणाम क्या होता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, ठीक, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जिसमें आधा राज्य खो दिया था टीपू सुल्तान ने और 2 बेटों को बंधक बनाया गया था इनके, टीपू सुल्तान के, ठीक है। ये 1790 से 92 यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम था। उसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में होता है, उसमें क्या हुआ, ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था श्रीरंगपट्टनम में, है ना, श्रीरंगपट्टनम में, ठीक।
श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी इसी टाइम, इसी युद्ध में, और सहायक संधि के साथ वाडियार वंश की स्थापना हो गई थी, ठीक है। एक सहायक संधि हुई और उसके बाद क्या हुआ कि वाडियार वंश की स्थापना कर दी गई थी, जिसमें नेपोलियन द्वारा भारत की आक्रमण की योजना और टीपू के साथ समझौता किया गया था, जिसमें टीपू मारा गया और मैसूर ने स्वतंत्रता खो दी थी, ठीक है। इतनी बात याद रखोगे। आई होप आप लोगों को ये चारों युद्ध और उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे, और इसमें भी परिणाम क्या था कि ब्रिटिश विजय हुई थी, ठीक, ब्रिटिश विजय हुई थी, ठीक है। फिर हम लोग अब मराठा संघ और आंतरिक कलह की अगर हम लोग बात करें, जो भारत में हो रही थी उस टाइम आंतरिक कलह, है ना, उसमें अगर हम लोग बात करें तो पेशवा पद के लिए संघर्ष चल रहा था उस टाइम मराठों में पेशवा पद के लिए संघर्ष चल रहा था। ये टाइम पीरियड क्या है, ये टाइम पीरियड 1799 है, जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है, ठीक है। उस टाइम क्या चल रहा था कि पेशवा पद के लिए भारत में संघर्ष चल रहा है, जिसमें माधव राव की मृत्यु होती है और रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा होती है कि मुझे अब राजा बनना चाहिए, यानी कि मैं पेशवा बनूंगा, लेकिन ये बनते नहीं है, ठीक है। इसके तहत कलह का परिणाम क्या होता है कि प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध होता है। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध की चीज़ें, मतलब युद्ध की कंडीशन सामने आती हैं, जो कि 1775 से 1782 का टाइम पीरियड है प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध का, ठीक है। इसमें शामिल लोग कौन कौन से थे, इसमें शामिल लोग में अगर आप लोगों की बात करें तो एक थे हेस्टिंग्स, ठीक है, हेस्टिंग्स। अब ये बताओ हेस्टिंग्स कौन है। ये जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो ये मैंने बताया था। थोड़ा दिमाग पर जोर डालोगे तो चीज़ें सामने आ जाएंगी, याद आ जाएंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, और आप लोगों का कर्तव्य है, ठीक है, कि मेरे द्वारा पूछे गए हर एक क्वेश्चन का आप लोगों का कमेंट बॉक्स में आंसर देना चाहिए, ठीक है। यही तो है अच्छे स्टूडेंट और अच्छे एस्पायरेंट्स की होने की, वो क्या बोलते हैं, अरे जो भी बोलते हैं, मतलब हो आप लोग अगर इसका आंसर दे रहे हो, ठीक है। तो अभी मुझे वो एग्जैक्ट शब्द कुछ याद नहीं आ रहा है ना। तो ये हेस्टिंग की बात होती है, मतलब हेस्टिंग थे। उसके बाद दूसरा मेंबर कौन है, महादजी शिंदे है, जो कि मराठों की तरफ है। फिर नाना फडणवीस है, जो कि बहुत ज़्यादा मराठों का एकदम क्या बोलते हैं, दायां हाथ जिसको बोल सकते हैं, दायां हाथ सेनापति था इनका नाना फडणवीस। उसके बाद माधव राव, जो उस टाइम शासक है, जिसकी मृत्यु होने वाली थी, है ना। उसके बाद तुकोजी होलकर, ये भी एक सेनापति ही हैं इनके, किसके, माधव राव के, ठीक है। ये इतने शामिल लोग हैं प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध में, ठीक है। उसके बाद लड़ाइयाँ और घेराबंदियाँ क्या हुई कि तेलन गांव का युद्ध होता है इसी टाइम पीरियड में, ठीक है। तेलन गांव का युद्ध होता है, अदस का युद्ध होता है, और सीपरी सालबाई सीपरी का भी युद्ध होता है, और सालबाई और सूरत की संधि होती है इस टाइम पीरियड में, याद रखोगे। सूरत और पुरंदर की संधियों पर विवाद होता है। सालबाई की संधि होती है, जिसके तहत क्या किया जाता है कि अगले 20 वर्षों के लिए शांति और यथास्थिति की बहाली होती है, ठीक है। इतनी बात आप लोग याद रखोगे, ठीक। अब हम लोग द्वितीय मराठा युद्ध पर आएंगे, द्वितीय आंग्ल मराठा, और इसका परिणाम क्या हुआ, एक बार परिणाम भी तो देख लो। इसका परिणाम क्या हुआ, इसकी परिणाम क्या हुआ कि बराबरी की स्थिति रही, मतलब अभी इसमें कोई निष्कर्ष सामने नहीं आ रहा था। बराबरी की स्थिति पर युद्ध समाप्त हुआ। दोनों पक्षों को 20 वर्षों तक शांति और सुनिश्चित करने की बात कही गई थी, ये परिणाम था, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग मराठा शक्ति का विखंडन की बात करें, मराठा शक्ति का पहले तीनों युद्ध देख लेते हैं। इसमें सिर्फ पहला ही बताया गया है, चलो दूसरा और तीसरा मैं बता देती हूँ। द्वितीय अगर सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध की मैं बात करूं तो 1803 से 1805 का टाइम पीरियड है, जिसमें शामिल लोग कौन कौन से हैं, वेलेस्की, ठीक, वेलेस्ली, है ना, ये गवर्नर जनरल ही हैं, ठीक है। उसके बाद दौलत सिंधिया, है ना, दौलत सिंधिया, ठीक। फिर यशवंत राव, फिर राधेजी द्वितीय भोसले, ठीक है। ये इतने लोग शामिल लोग हैं, याद रखो बात को, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग संधि की बात करें तो इसमें कौन कौन सी संधि होती है, राजपुर घाट की संधि होती है इस टाइम पीरियड में, है ना, की संधि इस टाइम पीरियड में होती है।
और इसका परिणाम क्या था, इस संधि के परिणाम देख लो कि होलकर द्वारा पेशवा पर आक्रमण किया जाता है। ठीक, सिंधिया, भोसले और होलकर के साथ अलग अलग संधि की गई थी जिसने मराठा संघ को तोड़ दिया था। अब मराठा संघ 3 शक्तियों में विभाजित हो गए थे, सिंधिया, होलकर और भोसले। ठीक, और परिणाम क्या था कि मराठों पर अंग्रेजों की बढ़त हो गई थी। इस संधि में तो बराबर इक्वालिटी की स्थिति थी, लेकिन इस संधि यानी कि दूसरे युद्ध में अब अंग्रेज मराठों पर भी हावी होने लगे थे। ठीक है, फिर अगर हम लोग तृतीय युद्ध की बात करें, थर्ड वॉर की बात करें, थर्ड जो कि 1817 से 1818 का टाइम पीरियड है, 1817 से 1818 का टाइम पीरियड है। इसमें क्या हुआ, इसमें कौन था, बापू गोखले, है ना, बापू गोखले, मल्हार राव होलकर, ठीक है। और उसके बाद तृतीय मतलब अंग्रेजों की तरफ से कौन था, अब यहाँ पर हेस्टिंग्स आ गए थे। ठीक, हेस्टिंग्स फिर से आ गए थे। ठीक है, याद रखोगे बात को। ठीक, इतने लोग शामिल थे। संधि की अगर हम लोग बात करें तो सबसे फेमस ग्वालियर की संधि सब लोगों ने सुनी होगी। ग्वालियर की संधि इस टाइम पीरियड में हुई थी और परिणाम में क्या हुआ था कि अंग्रेजों की विजय हुई थी। इतनी बात अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तक आप लोग याद रखोगे। आई होप आप लोगों को तीनों आंग्ल मराठा युद्ध से लेकर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं इस पेज को थोड़ा क्लियर करूँगी और जो लिखी चीज़ें हैं उसको समझाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, फिर देखो अब मराठा शक्ति का विखंडन क्या था कि बेसिन की संधि जो कि एक सहायक संधि थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक, जो था उसने होलकर का काम तमाम हो गया था। भोसले और सिंधिया इन तीनों में बट गए थे। बेसिन की संधि जो कि सहायक संधि थी, उसका परिणाम ये था। ठीक है, अंग्रेजों ने मराठा एकता को तोड़ दिया था और अलग अलग संधियाँ की थी, है ना। फिर अंतिम प्रहार क्या हुआ कि मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1818 का था, जिसमें ट्रिगर पॉइंट देखा जाए तो पिंडारियों के विरुद्ध अभियान किया गया था। युद्ध क्या था कि माहिदपुर, खड़की और सीताबर्डी का युद्ध हुआ था। परिणाम क्या था कि पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। मराठा भूमि का बम्बई प्रेसिडेंसी में विलय कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग 1857 से अब 1858 का एक संप्रभु शक्ति का उदय देखें तो क्या था कि ये देखो ये कौन कौन सा एरिया है, ये वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये थोड़ा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, है ना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये इधर है ना, गोवा, महाराष्ट्र, ठीक, और ये पूरा मध्य प्रदेश का एरिया। इतनी जगह ये सब संप्रभु शक्ति का उदय में थी, जिसमें क्या था कि बंगाल में 1757 से 64 तक वित्तीय इंजन यानी कि सुरक्षित दीवानी अधिकार था। मैसूर में 1799 में सबसे बड़े सैन्य प्रतिद्वंदी का खात्मा कर दिया गया था जो कि टीपू था। ठीक है, उसके बाद फिर मराठा 1818 में क्या कर दिया था अंग्रेजों ने कि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति का ध्वस्त कर दिया था। ये इतने उन लोगों के कृत्य थे। फिर 1818 में फाइनली क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल व्यापारी नहीं थी बल्कि भारत की स्वामी थी। इतनी बात याद रखोगे। ये इतने सारे प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के मुख्य भूमि में किए गए थे। कब? जब इन्होंने पांचों कंपनियों को हटा दिया, पांचवी में तो ये खुद थे, चारों को हटा दिया। उसके बाद भारत में कर्नाटक के युद्ध किए, मैसूर से युद्ध किए, मराठों से युद्ध किए। अब फाइनली जब मराठों से तीनों युद्ध हो चुके थे तब भारत का इतना हिस्सा इन लोगों का हो गया था और ये अब भारत पर अपना प्रभुत्व साबित करने के लिए इनके पास अब कोई भी रोड़ा भारत की मुख्य भूमि के अंदर नहीं बचा था। ठीक है, तो फिर आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, और आप सभी लोगों का काम है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी फैमिली को बड़ा करना। ठीक है, और इस इनिशिएटिव में जितने सारे लोगों को जोड़ोगे उन सब का भला होगा, आप लोगों का भी भला होगा। ठीक है, हमारी मेहनत पर विश्वास रखना और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना आप लोगों का काम है। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नए थीम के साथ। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, जय हिंद। ठीक है।